आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल कैरियर कोचिंग पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिजिक्स चैप्टर 1 के 30 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आज आया हूँ। ये 30 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बोर्ड एग्जाम में पाठ 1 से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं 3 प्रश्नों में से कोई रहेगा, क्योंकि ये 30 प्रश्न सालों के अर्थात कई सालों के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के अध्ययन के फलस्वरूप बनाया गया है। तो आइए प्रश्नों को शुरू करने के पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे और वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करके कमेंट में बताएंगे। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आखिर इसका डिफिनीशन क्या होगा, परिभाषा कैसे देंगे कि आखिर प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो देखें, बहुत ही सरल तरीका से इसे परिभाषित किया गया है कि प्रकाश जब किसी अपारदर्शक वस्तु से टकराती है, अपारदर्शक का अर्थ होता है जिससे होकर प्रकाश पार न कर सके। जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आई थी। वापस लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस सतह पर प्रकाश आकर टकराई थी उस सतह को क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। इसे बड़ा ही सुंदर ढंग से चित्र द्वारा भी समझा जा सकता है। आइए हम चित्र द्वारा भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए हम प्रकाश के परावर्तन को एक सरल माध्यम से चित्र द्वारा समझते हैं। सबसे पहले एक परावर्तक सतह लेते हैं। क्या लेते हैं? परावर्तक सतह, जिसके एक सिरे को हम पेंट कर देते हैं, पॉलिश लगा देते हैं। ये हुआ एक बिंदु जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसी आपतन बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण टकराती है। प्रकाश की किरण आई और आकर इस बिंदु पर टकराई। टकराने के पश्चात ये पार नहीं की, बल्कि पुनः उसी दिशा में ये लौट गई। तो जो किरण आई आकर यहाँ टकराई आपतन बिंदु पर, ये कौन बिंदु है? तो आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और जो किरण आई उसे कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। पुनः टकराने के बाद लौट गई, तो लौटती हुई किरण को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। बीच में एक हमने अभिलंब दे दिया। क्या दे दिया? अभिलंब। इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बना। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक और कोण बना। इस कोण को आई से सूचित कीजिए और इसको आर से। एकदम क्लियर हो गया। आपतित किरण कौन है? जो आकर आपतन बिंदु पर टकराई। परावर्तित किरण कौन है? जो टकराने के बाद उसी दिशा में लौट गई। बीच में हमने एक अभिलंब दे दिया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहेंगे और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे, जिसे आर से सूचित किया गया है।
अब क्लियर हो गया होगा। इस चित्र से संबंधित कई प्रश्न आएंगे। जैसे दूसरा प्रश्न को ही देख लीजिए। आइए दूसरे प्रश्न पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? क्या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? जी हाँ, अभी हमने चित्र में देखा कि आपतन कोण आपतन बिंदु पर टकराया और टकराने के बाद लौट गया। बीच में हमने एक अभिलंब दिया था। अतः आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आपतन कोण किसके बराबर हुए? परावर्तन कोण के। आइए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है उसको क्या कहेंगे? क्या प्रकाश पुंज, मुख्य अक्ष, दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित की उसको क्या कहेंगे? उसको दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? दर्पण। और हाँ, ये भी याद रहे कि जो भी दर्पण हम लेंगे वो दर्पण निश्चित रूप से दूसरी तरफ, वो दर्पण हमेशा दूसरी तरफ से पॉलिश की गई हो। क्या की गई हो? पॉलिश की गई हो, पेंट की गई हो, या इसे कलई करना भी कहते हैं। तभी जाकर प्रकाश का परावर्तन संभव हो पाएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दर्पण। किस पर चिन्ह लगाइएगा? दर्पण पर। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है? गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों याद रखना, गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग में? 2। गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांटा गया है। यहां मैं बता दूं कि कांच का एक गोलाकार टेनिस जैसा बल्ब लेते हैं। एक बल्ब हो गया, इसको क्या कहेंगे हम? ये मान लीजिए गोलीय दर्पण है। अब इस गोलीय दर्पण के बीच से 2 भाग में काट दीजिए तो आपकी 2 आकृति बन रही है। एक ये और दूसरी तरफ पर नहीं है ये। एक को कहेंगे अवतल दर्पण और दूसरे को कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। क्लियर हो गया? चलिए अब प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस दर्पण में वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है? किस दर्पण में वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है? तो याद रखिएगा, हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की तुलना में वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब छोटा बनता है। क्यों? इसको भी मैं बता देता हूँ कि तुरंत अभी हमने बल्ब को 2 भागों में बांटा था। तो एक हमारा ये आकृति क्लियर हुआ था और इसके अंदर वाले भाग को पॉलिश किया गया है, अर्थात कलई किया गया है। तो देखिएगा, निश्चित से ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर और नीचे का भाग धंसा हुआ है। कैसा है? धंसा हुआ है। उत्तल दर्पण में क्या हमने देखा कि इसके ऊपर और नीचे का भाग कैसा है? धंसा हुआ है और बीच वाला भाग उभरा। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। तो निश्चित रूप से जिसका परावर्तक सतह उभरा होगा वहाँ किसी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हमारा हो जाएगा
ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। क्लियर। आइए अब प्रश्न हम 6 पर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न हमारा कह रहा है कि रोगियों के कान, नाक, गले, दांत इत्यादि के जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो इसमें ठीक उसके विपरीत हो जाएगा। अभी हमने देखा कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा था, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि डॉक्टर नाक, गला, दांत इत्यादि के जांच में किस दर्पण का उपयोग करता है। तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। क्यों क्यों अवतल दर्पण? क्योंकि यह वस्तु के वास्तविक आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और निश्चित रूप से बड़ा रहेगा तो डॉक्टर को भी दिखने में आसानी होगी। तो डॉक्टर कान, नाक या दांत में हुई दिक्कतों को बड़े ही आसानी से उसे देख लेता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है मोटर वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। मोटर वाहन, मोटरसाइकिल चलाइए, कार चलाइए, बस, जो भी आप देखिएगा कि दोनों तरफ ड्राइवर के पास में और दूसरे तरफ भी 2 शीशे लगे रहते हैं, ताकि पीछे से आ रही वस्तुओं का अवलोकन किया जा सके। तो आखिर वो कौन सा दर्पण है? क्या अवतल दर्पण है, या उत्तल दर्पण है, कि समतल दर्पण है, या इनमें से सभी है? किसी को भी लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैं बता दूं आपको कि हमेशा साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग? उत्तल दर्पण का प्रयोग। अब क्यों? इसका मुख्य कारण है कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बहुत छोटा बनाता है। अब सीधा बनाएगा, छोटा बनाएगा, तो चालक को क्या होगा? बड़ा ही आसानी होगा कि हम पीछे से आ रही वस्तुओं को बड़ा ही आसानी से देख सके और अपने खतरे से अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं। इसलिए मोटर वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, 8वां प्रश्न हमारा है कि निम्न में कौन दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र कौन है? क्या F बराबर R/2 दर्पण सूत्र है, या 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, या इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, इसको एकदम कंप्लीट ही कर लीजिए आज, और याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, ये दर्पण सूत्र हुआ। ऑप्शन हमारा सी में दे रहा है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, ये लेंस सूत्र है। ये कौन है? लेंस सूत्र है। तो दर्पण सूत्र का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम। 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस, किरण या किरण पुंज, या फिर आवर्धन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। आवर्धन को हम एम अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। किस अक्षर से? एम। याद रखेंगे ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितना? निर्वात में प्रकाश की चाल ऑप्शन ए में 3×10। देखिए ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ है कि सब में मैं सुधार देता हूँ यहाँ कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में है
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी कह रहा है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी कह रहा है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। या फिर ऑप्शन डी में है 3 × 10⁻mm प्रति सेकेंड। इसमें सही जवाब कौन होगा ये चुनना है। तो याद रखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। केवल इसमें सारे में पावर छूट गया था, पावर 8। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसमें समस्या उत्पन्न होती है बच्चों में, क्या जानते हुए और ऑप्शन गलत कर बैठते हैं। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर, इसी में प्रॉब्लम होता है। तो याद रखिएगा, हमेशा मीटर प्रति सेकेंड याद रखिएगा। क्लियर? आइए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो यह दर्पण कैसा होगा? आपको बताया हूँ कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा कब बनता है, किस दर्पण में, बताया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन सी अर्थात उत्तल दर्पण में इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। आइए प्रश्न 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमारा कहता है कि यदि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 cm है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो मैं बता दूं कि वक्रता त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं। किस अक्षर से? आर से सूचित किया जाता है। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या, जो कि कितना दिया है? 32 cm। कितना? 32 cm। और हमें मालूम क्या करना है? एफ यानी कि फोकस दूरी, ये हमें मालूम नहीं है। तो सूत्र क्या होता है? एफ बराबर R/2। फोकस दूरी हमेशा फोकस दूरी बराबर R/2 होता है। तो R का मान तो हमें मालूम है, कितना? 32। तो एफ बराबर 32/2। यदि दोनों को काटेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 16। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। फोकस दूरी एफ कितना हमने निकाला? 16 cm। आइए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm है तो उसकी फोकस दूरी, सेम वही प्रश्न है। प्रश्न में कोई खास अंतर नहीं है। वक्रता त्रिज्या दिया गया है और फिर फोकस दूरी हमें मालूम करनी है। तो वही सूत्र अपने से निकाल कर बना लीजिए। कितना है वक्रता त्रिज्या? आर कितना दिया हुआ है? 40 cm। एफ कितना है? मालूम नहीं। तो सूत्र क्या होगा? एफ बराबर R/2। इसके आधार पर आप बना सकते हैं। बनाकर कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर हम बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, अर्थात वस्तु कहाँ होगा उस समय? तो निश्चित रूप से
यदि प्रतिबिंब अवतल दर्पण में आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से बड़ा है तो कहाँ होगा? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। कहाँ होगा? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न पर, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा समतल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। कैसा बनता है? आभासी। समतल दर्पण में हमेशा आभासी को काल्पनिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल्पनिक। आइए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 प्रश्न हमारा कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। यह प्रश्न कई प्रकार से पूछ सकता है। बड़ा ही भी यही प्रश्न है कि हजामती में, सैलूनों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या फिर दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ प्रश्न पहले मैंने आपको समझाया था कि डॉक्टरों ने दांत, कान, नाक इत्यादि के इलाज के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि वह किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। तो सेम वही प्रश्न आ गया कि अवतल दर्पण यह किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब आ जाता है। हजामती बनाते समय हमारी बालें कुछ छूट भी जाती है तो यह दर्पण स्पष्ट रूप से उसे दिखा देता है। इसलिए कौन दर्पण? अवतल दर्पण। आइए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते। प्रश्न कर रहा है गोलीय दर्पण में वक्रता की त्रिज्या, फोकस दूरी कितनी होगी। तो अभी हमने बताया कि F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर R/2। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 2F। कितना हो जाएगा? 2F। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुगुनी। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, 18 नंबर पर। 18 प्रश्न कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। ये आ गया वो कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर R/2। ये आधा हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जिन वस्तुओं से स्वयं अर्थात कोई वस्तु स्वयं खुद प्रकाश उत्पन्न करता हो उसको क्या कहेंगे? क्या प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, या अदीप्त, या फिर आत्मदीप्त, या ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रदीप्त वस्तु। यदि परिभाषित कीजिएगा तो वैसा ही वे सारी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हो प्रदीप्त कहलाती है। आत्मदीप्त भी वही हो गया, वे सारी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हो आत्मदीप्त। लेकिन एक ऑप्शन है बी, अदीप्त। ये ठीक ये दोनों के उल्टा हो जाएगा। वे सारी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। हमारा ए और सी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी को आप मारिएगा। किस ऑप्शन को? डी को। आइए प्रश्न 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये तो मालूम होगा आपको, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। प्रश्न 21 की ओर बढ़ते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ऑप्शन ए सही है। 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कब, किससे? किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। किससे बनता है? अवतल। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
प्रश्न 23 की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। कि प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? क्या ध्वनि तरंग का है, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग का है, या पराबैंगनी तरंग का है, या पराश्रव्य का? तो जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रश्न नंबर 24 की ओर हम बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ये कई बार हमने इस प्रश्न का रिपीटेशन किया है, कई बार इस पर चर्चा किया है। तो गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था। एक तो जो सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, F बराबर R/2। क्लियर? आइए प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न हमारा कह रहा है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। कैसा होगा? क्या वास्तविक हासित, काल्पनिक हासित, वास्तविक और आवर्धित, काल्पनिक और आवर्धित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक और हासित। हासित का अर्थ होता है छोटा। क्या होता है? अर्थात काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 प्रश्न हमारा कह रहा है कि हमारी आंखें जो देख सकती है, ये वस्तुएं होती है। कैसी वस्तुएं होती है? दीप्त या प्रदीप्त, या फिर दीप्त या प्रदीप्त दोनों, या कोई नहीं? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दीप्त या प्रदीप्त दोनों। दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं जो सीधे हमारी रेटिना पर पड़ता है, और वहाँ उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम उसे आसानी से देख पाते हैं। क्लियर? अर्थात किसी वस्तु को हम कब देखते हैं? जब वहाँ से प्रकाश आकर कहाँ पड़ती है? हमारी रेटिना पर। आइए प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? एक फोकस दूरी उत्तल दर्पण की 20 cm है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो F कितना है? F आपको मालूम है कितना? F दिया हुआ है 20 cm। कितना है? 20 cm। क्या आर मालूम है? जी नहीं, आर हमें मालूम नहीं, आर निकालना है। फिर वही सूत्र का रिपीटेशन करें, F बराबर R/2। तो हमको तो आर निकालना है, तो आर क्या हो जाएगा? आर बराबर 2F, अर्थात आर बराबर 2 गुने F। तो 2 गुने F का मान कितना है? 20। तो 20 दूनी 40। कितना हो जाएगा? 40। इसका सही जवाब हो जाएगा 40 cm। कितना? 40 cm। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आइए प्रश्न 28 की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करती है? क्या अवशोषित, परावर्तित या अपवर्तित, या कोई नहीं? तो जी हाँ, जब तक किसी वस्तु को परावर्तन के बाद ही, जब तक परावर्तित न हो तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु को परावर्तन के बाद ही हम देख पाते हैं, क्योंकि परावर्तन से लौटी किरणें ही हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? परावर्तन के बाद देखते हैं। आइए 29 नंबर पर आते हैं। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो समतल दर्पण में
वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। इसकी चर्चा हमने पहले भी किया है। समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 30 और अंतिम। ये 30वां प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा। एकदम क्लियर है। जब गोलीय दर्पण है आप प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा है, ऋणात्मक है, तो निश्चित रूप से उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा। ऑप्शन ए सही है। चलिए धन्यवाद। इन 30 प्रश्नों को आप कंप्लीट रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में पुनः हम अगले विषय लेकर आते हैं और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।